हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बीपीएससी 141। इसके अंदर टोटल 14 यूनिट्स हैं। हम सभी यूनिट्स को कवर अप करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग आज इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नो के सभी बुक्स में सबसे पहला जो ब्लॉक होता है उसमें जो यूनिट्स होते हैं ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से क्वेश्चन हर साल पूछता है और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर वो पूछता है। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने ना नोट्स, मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं छोटे छोटे, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है, एज यू कैन सी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें चाइल्डहुड टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। देन ये कुछ दो शॉर्ट नोट्स में पूछा गया। इसका मतलब अगर ये दो पूछा गया तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी। तो हम इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थ्योरी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो, स्टोरी जानते हो, समझ सकते हो, तो आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टोरी को समझिए। तो हम इस पूरे बुक में इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे ताकि आपको बहुत इजीली रिमेंबर हो उनके चाइल्डहुड के बारे में, इंग्लैंड में क्या हुआ उनके बारे में, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की उस बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, चाइल्डहुड। आप नोट्स को मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे कि उनके चाइल्डहुड में उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। तो आपको सबसे पहले ये जाननी है, ये चीज़ अगर आप समझ लो तो पूरा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसमें आपको समझना है कि गांधी जी का सबसे पहले जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। उनके पापा का नाम था करमचंद गांधी और उनकी मम्मी का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, अब उनके पापा के बारे में आप थोड़ा सा और डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हमें कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, 4 पेज का लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, आप उनके फादर के बारे में थोड़ा बता सकते हो। तो फादर के बारे में बता सकते हो तो कह देना कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेंबर ऑफ कोर्ट थे, कहाँ के, पोरबंदर के। ठीक है, फिर उनके बारे में और थोड़ा सा आप एडअप कर सकते हो कि वो कहाँ पे मतलब बड़े हुए, कैसे जगह पे बड़े हुए। तो आप बता सकते हो कि ही ग्रू अप इन दी रिलीजियस एंड द डिसिप्लिन फैमिली, जिससे वो शाई, क्वाइट और पंक्चुअल बने। ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन उनके अंदर आई। मतलब इन चीज़ों की शुरुआत उनके अंदर कब से आई, उनके बचपन से ही, मतलब उनके फैमिली में ही था, तो उनके अंदर इनबिल्ट आ गया ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे किसी किसी के अंदर बैकग्राउंड के हिसाब से बच्चा ढलता नहीं है, तो बस उसी तरह से जब जैसा जहाँ पे रहेगा उसी हिसाब से वो ढलेगा। तो बस वही। ठीक है, अब वो उस समय पोरबंदर में थे क्योंकि उनके पापा का जो था वहाँ पे काम था, मतलब वो मेंबर ऑफ कोर्ट थे पोरबंदर में। पर उनके पापा का शिफ्टिंग हो गई राजकोट में और वो वहाँ के कोर्ट में मेंबर बन गए। तो पूरी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो। मतलब अभी ये तो पॉइंट्स है, आपको बहुत इलेबोरेट थोड़ा सा उसे अपने वर्ड्स में बना के लिखना है, बस आपको समझना है, स्टोरी समझो बस। ठीक है, फिर उनकी फैमिली क्या की, मूव की राजकोट पे, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था तो आप बता दो, राजकोट में उनको मेंबर ऑफ कोर्ट बना दिया गया था, इसलिए वो पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई। फिर मेड सम मिस्टेक्स इन लाइफ। अब वहाँ पर उनके साथ कुछ, मतलब उनके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऐसे कुछ घटनाएं हुई जिससे उनको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सीख मिली, तो वो हम सीखेंगे। उनके साथ ना कुछ मतलब जैसे बेसिकली वो संगति में ऐसे पड़ गए थे कि फिर उन्होंने कुछ, मतलब उनके हिसाब से बहुत गलत चीज़ें थी और डेफिनेटली वो थी भी। क्या क्या उन्होंने मिस्टेक्स की लाइफ में, वो स्मोकिंग करने लगे थे, मीट खाने लगे थे। उनके हिसाब से मीट मिस्टेक था, क्योंकि वो सभी लोग वेजिटेरियन थे उनकी फैमिली में, तो वो मीट खाने लगे तो वो बहुत गलत था उनके लिए। ठीक है, स्टीलिंग करते थे वो, तो डेफिनेटली गलत है। तो ये सारी चीज़ें वो किए थे अपने बचपन के टाइम में। थोड़ा नॉटी, आई मीन थोड़े से वो हो गए थे, नॉटी चिल्ड्रन हो गए थे। यहाँ पे लिखा दी अर्ली एज ऑफ मोहनदास चिल्ड्रन चाइल्डहुड वे स्पेंड इन पोरबंदर एंड ही वॉज नॉट बिहाइंड दी अदर नॉटी चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। बाकी मतलब उस समय पोरबंदर में नहीं थे, पर वो जब राजकोट में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे उनके साथ थोड़ी सी, मतलब उनके ऐसे फ्रेंड सर्कल्स बने, तो उनके अंदर वो सब चीज़ें आ गई तो उन्होंने की। पर देखो, ये तो गलती हो गई, बट इंसान को अगर गलती समझ आ जाए और वो उसको एक्सेप्ट करके उसको गलती को सुधारे, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो वही चीज़ हुई, उन्हें गिल्टी फील हुआ, उन्हें ये पता चला कि उनके साथ, मतलब उन्होंने कुछ गलत तो किया है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको कन्फेस करने का सोचा अपने पापा को। वो उन्होंने सोचा कि वो अपने पापा को बताएंगे कि उन्होंने गलती की है और वो मतलब माफ़ी मांगेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस समय उनके पापा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा बीमार रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ही फेल्ट गिल्टी एंड कन्फेस टू हिज फादर, ठीक है, थ्रू लेटर। वो बोल नहीं पा रहे थे अपनी गलतियों को, इसलिए उन्होंने लेटर के थ्रू ही कन्फेस करना सही समझा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने लेटर में सारी बातें लिखी कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, और वो उसके लिए गिल्टी भी हैं, और वो चाहते हैं कि मतलब उसको हम सुधार सकें, ठीक है, वो चाहते हैं खुद को सुधारना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी। आप देख सकते हो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स ही गेव द नोट्स टू हिज फादर, ठीक है। उन्होंने क्या कन्फेस किया था राइट करके, और ट्राई टू गेट आउट ऑफ द मेस, मतलब कि वो इस गलती से बाहर निकलना चाह रहे थे। तो कैसे निकले, तो उन्होंने ये सोचा। गांधी एक्सपेक्टेड अ वायलेंट रिएक्शन, वो सोचे तो थे कि पापा मारेंगे या डांटेंगे, बहुत कुछ होगा, बट बेसिकली क्या हुआ, उनके पापा थोड़े सिक थे, तो उन्होंने क्या किया, बस रीड किया और अपने मतलब उनके आंखों में थोड़ी सी टीयर्स थी और सिंपली नोट फाड़ दिया और कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू हिज फादर, क्या कि उन्होंने यहाँ पर बट द क्लियर कन्फेशन एंड द प्रॉमिस नेवर टू कमिट सच सिन अगेन मेड फादर फॉरगिव हिज सन, ठीक है। तो मतलब क्योंकि उन्होंने बोला कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो उनके पापा ने मान गए और उन्हें माफ़ कर दिया, ठीक है ना। दिस इंसिडेंट टॉट गांधी द वैल्यू ऑफ द ट्रू ऑनेस्ट एंड कन्फेशन। इस इंसिडेंट से उन्हें बहुत कुछ सीख मिली, वो ये है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, और हमें अगर कुछ गलती है तो हमें उसको बता देनी चाहिए। और उसी कन्फेशन से, मतलब उस एक इवेंट से उन्होंने सीखा कि व्हाट इज़ अहिंसा, और कैसे कि कोई बिना अहिंसा किए भी चीज़ों को सही कर सकता है। उन्होंने वहीं से सबसे बड़ी सीख सीखी अपनी लाइफ की, ठीक है, और वो उसे कभी नहीं भूले, कभी भी नहीं। तो आप अगर नोटिस करोगे तो वो चीज़ हमेशा वो बोलते आए, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते आए, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें यहाँ से सीख मिली कि अगर उनके पापा उन्हें माफ़ कर सकते हैं इतने बड़ी चीज़ के लिए, तो वो कोई भी चीज़ बिना लड़े हासिल कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने सीखी। अहिंसा का मतलब है नॉट टू ले हैंड्स ऑन अदर्स टू हर्ट समवन, ठीक है, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, उसे हम कहते हैं अहिंसा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अहिंसा का लेसन वहाँ से लर्न किया। उसके बाद वो 10th पास किए। जब वो 10th पास किए, मतलब मैट्रिक पास किए 1887 में। उस समय ना उनके पापा की डेथ हो गई थी। अब उनके पापा की डेथ हो गई तो उनकी फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस पे जाएगी, डेफिनेटली उन पे ही जाएगी, क्योंकि उन पे होप्स आएंगे, ठीक है। तो फैमिली होप्स ऑन गांधी। तो क्या हुआ ना, फिर उनको पढ़ने के लिए, बेसिकली पढ़ाई वगैरह के लिए वो भावनगर चले गए, इंग्लिश वगैरह पढ़ने के लिए। पर वहाँ पे ना उनको मतलब ढंग से समझ नहीं आया या क्या, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तो वो 1 साल में ही वहाँ से निकल लिए। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही उन्होंने अपना मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिया, बट उनको समझ आ गया था कि मेरी पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो सकती, तो वहाँ से तुरंत आ गए। और वो उसके बाद इन्होंने मावजी देव, ये एक फैमिली फ्रेंड थे उनके, इन्होंने ना आइडिया दिया कि एक काम करो तुम इंग्लैंड में जाके पढ़ो। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि अगर ये जाते तो इनकी जो मतलब कास्ट का जो ये है बोध अमोध बनिया कास्ट, ठीक है, इनका जो ग्रुप था ना, मतलब जो कास्ट के बिलोंगिंग्स थे, वो बोलने लगे कि अगर तुम इंग्लैंड जाओगे तो तुम इस कास्ट से बेदखल कर दिए जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ इट, ठीक है, हम तुम्हें आउटकास्ट कर देंगे, ठीक है, तुम इस कास्ट के बिलोंग नहीं करोगे, ऐसा बोल दिया गया। फिर भी उनके फैमिली ने सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट किया। उन्होंने किसी तरह पैसे वैसे जुटाए और किसी तरह उन्हें इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए। मम्मी को तो फिक्र हो ही रही थी कि बच्चा कैसे खाएगा पिएगा एक दूसरे शहर में, पर स्टिल क्योंकि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि फैमिली को देखना है, इसीलिए वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड गए, लॉ की स्टडी की। उसके बाद इवन दो उनकी कास्ट ने अपोज किया, स्टिल वो गए और वहाँ पे पढ़ाई की। और सितंबर 1888 में जब वो 18 साल के थे तब वो गांधी जी इंग्लैंड चले गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर, MG's early life and experience shape his later activism। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन गांधीज एक्टिविज्म इन हिज यंगर ईयर्स। जब भी यंगर ईयर पूछे या अर्ली ईयर लाइफ एक्सपीरियंस पूछे तो आप सिंपली चाइल्डहुड के बारे में लिख देना है। और चाइल्डहुड में कितना लिखना है, इंग्लैंड से पहले, इंग्लैंड जाने तक ही लिखना है।
ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऐड कर सकते हो तो कर लो अगर आपके पास उतना कंटेंट नहीं आ रहा है, बट अगर आपके पास जितना हो सकता है इतने में ही लिख के फिनिश करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि क्या हुआ उनके साथ इंग्लैंड में। ठीक है, तो इनिशियल टाइम में क्या हुआ, जब वो अराइव किए वहाँ पर, तो बेसिकली वहाँ के लोग थोड़े स्टाइलिश थे। वो क्या क्या पहनते थे, वो उसी तरह ब्लैक सूट टाई ये सब पहन के गए थे, बट उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगा था क्योंकि इंडियन का जो अटायर है, इंडियन जो ड्रेस है वो थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल थी उनके लिए, बट फिर भी उन्होंने पहनना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक वो जेंटलमैन फेज में रहे। जेंटलमैन फेज वही है जिसमें वो ब्लैक सूट टाई शर्ट ये सब पहनते थे, बट कुछ टाइम के बाद उन्हें वो रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें एक जस्ट मतलब क्या बोलते हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब उनको कंफर्टेबल नहीं था, तो कितना टाइम तक उसे शो ऑफ करेंगे। इसलिए उन्होंने फिर फोकस किया सिर्फ स्टडीज़ पे और ख़ुद को सिंपल रखने की कोशिश की, सिंपल लाइफ जिए। ठीक है, वेजिटेरियन खाना खाए और एक बजट पे चलने लगे जिसमें वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते थे, और वो कहाँ खर्चा करते थे वो हर चीज़ का हिसाब रखते थे। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक ऐसा समय था जिसमें उन्होंने भगवत गीता पढ़ी इंग्लिश में। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ने के बाद उन्हें बहुत कुछ समझ में आया, भगवत गीता पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ आया। फिर उन्होंने बाइबल पढ़ी, उसके बाद उन्होंने पढ़ी द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये 3 बुक्स पढ़ने के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द नॉन वायलेंस एंड फॉरगिवनेस उन्होंने यहीं से सीखी है। द गीता, बाइबल, द लाइफ ऑफ बुद्धा, ये 3 बुक्स अगर आप लिख देंगे और कहेंगे कि उन्होंने इन वैल्यूज़ की जो लर्निंग इन बुक से ली है, तो बहुत अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, उनका जो है मतलब उनकी पढ़ाई हो गई और उसके बाद वो एक लॉयर बन गए। तो उसे कहेंगे कि ही वॉज कॉल्ड टू द बार ऑन जून 10, 1891। ठीक है, वो लॉयर बनने के बाद क्या हुआ, वो इंडिया वापस आ गए 2 दिन के बाद। इसके 2 दिन के बाद वो इंडिया वापस आ गए। ठीक है, और वो उस समय जब वो वापस आ रहे थे तो एक शाय बॉय से एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन मॉरली ग्राउंडेड लॉयर बन चुके थे। ठीक है ना, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब इसमें ना थोड़ा सा और बाकी है। बेसिकली क्या है, इतना आप थोड़ा मोड़ा लिख दोगे तो इट इज़ इनफ, बट मैं बता रही हूँ आपको इंग्लैंड वाला टॉपिक इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रोक लेंगे यहीं पे और हम ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट इस पे आएंगे कि जो है साउथ अफ्रीका, स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बस इतना समझ जाओ कि बेसिकली क्या हुआ था वो बता रही हूँ, बट अगर थोड़ा सा आप समझ सकते हो तो मैं बता दूँ आपको। इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं लिखने का है क्योंकि बेसिकली इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ जो हमें चाहिए, जो ज़रूरत है हमें। ठीक है, बट स्टिल आप समझो कि ज़्यादा क्या था कि वो जब पढ़ने के लिए मतलब उनका एग्ज़ाम आ रहे थे, लास्ट में मैंने यहाँ पे बताया ना आपको बार एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो कॉल टू द बार इन जून। ठीक है, तो वो बार एग्ज़ाम उनका होने वाला था, तो उससे पहले क्या हुआ था कि वो यहाँ पर देखिए मीनवाइल ही प्रोसेस्ड स्टडीज़ ऑफ लॉ एंड नवंबर 1888 में वॉज एडमिटेड टू द इनर टेम्पल। बेसिकली जब उनका एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले वो वहीं पर पढ़ते थे। ठीक है, और सब वहाँ पे एक रिचुअल थी कि सभी लोगों को डिनर करना है 6 टाइम, साल में 6 टाइम उन्हें एक साथ बैठ के डिनर करना है। तो जब उन्हें डिनर करना था पहली बार में क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे वो मीट और अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे थे, बट इन्होंने अपने को माना था कि वो नहीं करेंगे कि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस की थी पापा को। तो वो क्या किया, उन्हें मना किया, तो बाकी लोग उन्हें टीज़ करने लगे, यही सब चला। फिर लास्ट में फिर बेसिकली वो तो खाए ही नहीं, वो वेजिटेरियन थे, तो उन्होंने पोटैटो, कैबेज, ब्रेड यही सब खाया। ठीक है, तो ये बताया गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने बुक्स वगैरह से वहाँ से लेके पढ़ने लगे, और जब वहाँ पे एक आफ्टर शॉर्ट ट्रिप टू फ्रांस के एक शॉर्ट ट्रिप के बाद फाइनल एग्जामिनेशन था, उसमें बहुत अच्छे से वो पास हुए और वो एडमिट हुए बैरिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट डे फॉर्मली हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर वो इंडिया वापस आ गए थे। अब इंडिया वापस आ गए थे तो बेसिकली देखो वो लॉयर बन चुके थे जब वो इंडिया आए, उसके बाद से पूरी स्टोरी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत तगड़ा पार्ट है डेफिनेटली। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि उनके अंदर मतलब उनके अंदर जो लॉयर था, जो फ्रीडम फाइटर था, कहाँ से जन्म हुआ, तो ये यहीं से शुरू हुआ है। इसीलिए ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। आई नो कि टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, बट अगर आप एक बार पढ़ लो मेरे साथ तो आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बस रिवीजन करना होगा एंड दैट्स इट। और रिवीजन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी। तो हम पढ़ते हैं, चलो। स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। जब वो घर आए,
वो देखे कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और ये बहुत बड़ी सैड न्यूज़ थी। ठीक है, पापा की डेथ उनके जाने से पहले ही हो गई थी इंग्लैंड, और जब वो इंग्लैंड से वापस आए इंडिया तो उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, ऑलरेडी हो चुकी थी, पर वो न्यूज़ उन्हें बताया नहीं गया था ताकि उनके फैमिली मेम्बर्स सोचने लगे कि अगर बताया जाएगा तो वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर शॉक रहेंगे, मतलब उन्हें बहुत दुख होगा। तो वो शॉक इन फॉरेन लैंड से दूर रखने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स ने उन्हें ये न्यूज़ नहीं सुनाई। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, स्टेज फाइट। ही ट्राइड टू बी अ लॉयर इन द बॉम्बे बट वॉज शाई, कांट स्पीक इन कोर्ट एंड फेल्ड इन फर्स्ट केस। बेसिकली क्या हुआ था कि वो लॉयर तो बन चुके थे, और वो लॉयर बन चुके थे तो उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो है ना कहीं तो उन्हें बोलना पड़ेगा, कोई कोई केस लेना पड़ेगा। बट वो उस समय थोड़े शाई थे, वो ज़्यादातर भीड़ में नहीं बोल पाते थे, थोड़े शाई थे, कांट स्पीक इन कोर्ट, और वो बोले भी थे बट फर्स्ट केस वो हार चुके थे। ठीक है, तो वो बॉम्बे से राजकोट शिफ्ट हो गए, वो गए वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे जब मतलब थोड़ा सा रुके, और यहाँ पर ना मतलब बेसिकली क्या हुआ, एक कंपनी थी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कंपनी ने क्या किया, गांधी जी को बोला कि हमारे पास एक केस है जो हम साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या आप उसमें हमारे साथ मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो ये बात बोल के वो लोग मतलब चले गए। और उस समय बेसिकली क्या था कि गांधी जी के पास कोई और जॉब नहीं थी, पैसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये तुरंत जैसे ही ऑफर आया उन्होंने एक्सेप्ट कर ली बिना ज़्यादा कुछ सोचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये लाइन देख सकते हो, ड्यूरिंग दिस टाइम, कौन से टाइम पे, जब वो राजकोट में थे, ड्यूरिंग दिस टाइम एन ऑफर केम टू दादा अब्दुल्ला एंड कॉर्पोरेशन टू प्रोसीड टू साउथ अफ्रीका ऑन द बिहाफ टू इंस्ट्रक्ट द कौंसिल इन अ लॉ सूट। ठीक है, और उस समय कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने ये देखा कि मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई, उनको ऐसा लगा, तो उन्होंने तुरंत से उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो साउथ अफ्रीका चले गए 1893 में। ठीक है, 1893 में वो मूव कर लिए साउथ अफ्रीका। अब वहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या होती है, जैसे वो वहाँ पे गए उन्होंने पहली चीज़ देखी कि वहाँ पे एक रेसिज्म चल रही है, मतलब एक भेदभाव चल रहा है, जिसमें वो ब्लैक कलर के जो लोग, ब्लैक्स वो लोग बोलते थे उनको, जिनका स्किन डार्क था, और वाइट तो वो खुद थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या है, जो डार्क स्किन वाले थे उनको क्या कहते थे, कूलीज कहते थे, चाहे वो कोई भी रहे, कोई बड़ा पोस्ट पे हो तो भी उसको कूली कहते थे, छोटा पोस्ट पे हो तो भी कूली, मतलब उसको कूली ही मानते थे। कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, जब वो वहाँ गए तो वो पहले तो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे ना, तो ट्रेन से ट्रैवल करने लगे और उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट बुक की थी, मतलब कि एकदम बढ़िया वाली जिसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो वो बैठे थे। और उसके बाद फिर भी वहाँ पे जो वाइट मैंस थे उन्होंने क्या कहा कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से उसको हटा दो। तो वो उनको हटा दिए, और जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने उनके बैग्स और उनको प्लेटफॉर्म पे ही मतलब गिरा दिया, उन्हें प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया सिंपली। तो वो एक इंसल्ट थी, डेफिनेटली बहुत बड़ी इंसल्ट थी। ठीक है, इंसल्ट हुआ, वो थ्रोन ऑफ हुए, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी डिसीजन ली कि रुकने का और फाइट करने का। ठीक है, रुको और फाइट करो जस्टिस के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस भी रहते थे ना, इंडियंस भी साउथ अफ्रीका में काम करते थे। ठीक है, इस वजह से अब क्या हुआ, वहाँ से एक बिग चेंज हुई, क्योंकि वहाँ पे जब वो फाइट करने का मतलब सोचे तो वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई उनके अंदर। वो शाय और स्केयर से एक ब्रेव लीडर बने जो फाइट करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक और बढ़िया सी चीज़ क्या हुई कि एक बार उनको ना ट्रेन का एक और इंसिडेंट है कि एक बार उनको जाना था, तो वो ट्रेन में बैठे, पर वहाँ के जो वाइट मैन थे, मतलब वहाँ का जो वो था, उसको क्या बोलते, देखो मैं कोई नाम याद नहीं आ रहा, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑन द वे द कंडक्टर, हाँ कंडक्टर, तो कंडक्टर ने क्या कहा कि उसको ना स्मोक करना है। अब उसको स्मोक करना है तो उसने गांधी जी को बोला कि तुम यहाँ से उड़ जाओ उसके सीट से, मतलब गांधी जी की सीट से कंडक्टर ने उनको उठा दिया बस इसलिए ताकि वो स्मोक कर सके। तो ये बहुत बुरा लगा उन्हें, और जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो वो उसे मारने लगे, और जब मारने लगे मतलब वो जो कंडक्टर है गांधी जी को मारने लगा, और उसके बाद फिर दिक्कत ये था कि कुछ ज़्यादा ही मार दिया था। ठीक है, बट ये फाइट बैक नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्होंने अहिंसा सीखी थी।
तो बस इसलिए। बट फिर बाकी कुछ लोगों ने देखा और उसके बाद मतलब वहाँ पे जो वाइट कुछ पर्सन्स थे उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है और उन्हें रोकने को कहा, ठीक है। वो बीटिंग रुक गई, बट फिर उन्होंने वहाँ पे एक डिसीजन लिया फाइट करने का, ठीक है। मतलब ऐसे फाइट नहीं करने का, लॉ से फाइट करने का डिसीजन लिया। फिर एक और चीज़ है, उनके साथ एक और चीज़ हुई जो जिससे वो सोचे थे कि 1 साल का ही काम होगा, पर वो 21 ईयर्स का काम हो गया। मतलब वो क्या सोचे थे कि 1 ईयर में ख़त्म हो जाएगा, बट 1 ईयर में ख़त्म ना होकर वो 21 ईयर तक चला फाइट। अब नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने वहाँ पर प्रेटोरिया में पहली स्पीच दी थी। साउथ अफ्रीका में ही प्रेटोरिया जगह का नाम है, जहाँ भी उन्होंने सबसे पहले स्पीच दी और वो बहुत सक्सेसफुल रही। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस हुए, इंडियंस बेसिकली, ठीक है। इंडियंस और साउथ अफ्रीका के कुछ लोग बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने उनकी बातें अच्छी भी लगी। उन्होंने इंडियंस को क्या बताया, टू बी ऑनेस्ट, क्लीन, यूनाइट एंड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन को छोड़ के उन्हें एक साथ रहना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और मतलब अपने आप को क्लीन भी रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने स्पीच में बताई जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। और धीरे धीरे ना मतलब उनकी जो प्रैक्टिस थी बोलने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, बहुत अच्छी होती गई। और वो एक अच्छे मतलब धीरे धीरे क्या कि केसेस सॉल्व करते गए। छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स होते थे लोगों के बीच में उन्हें हल करते गए। मतलब वो कोर्ट तक ले जाते ही नहीं थे बातों को, वो कोर्ट से पहले ही चीज़ों को हल करके ख़त्म कर देते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो लोगों को पसंद थी उनकी, और ऐसे करके उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की। फिर क्या हुआ कि वो ना मतलब वो जाने वाले थे वहाँ से कुछ टाइम के लिए इंडिया, बट बेसिकली एक घेटो रूल पब्लिश हो गया था। ये क्या है बेसिकली, इसमें ना मतलब एक नया रूल स्टार्ट हुआ था नताल में, जिसमें सभी राइट्स ले लिए गए थे इंडियन के वोट करने का। मतलब इंडियंस वोट कर सके इस राइट को ले लिया गया था। और क्या क्या ले लिया गया था ये यहाँ पे देखिए, दे वर कंपेल्ड टू पे द पोल टैक्स इतना, एंड they were not allowed to own the land except in a स्पेशली अलॉटेड लोकेशन। मतलब कोई लोकेशन में वो नए लैंड नहीं ले सकते थे। एंड दे हैड नो फ्रेंचाइज, कोई फ्रेंचाइज नहीं थी किसी चीज़ की। एंड दे वर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द इवन पेमेंट, जो क्रॉस होती है ना फुटपाथ का जो क्रॉस होता है वहाँ पे वॉक भी नहीं करना अलाउड था। और रात के 9 बजे के बाद डोर के बाहर कदम नहीं रखना है विदाउट स्पेशल परमिशन। ये बहुत सी ऐसी रूल्स थी जो लोगों के लिए बना दी गई थी। इसे हम द घेटो रूल कहेंगे, आप इसे डेफिनेटली लिखिएगा, ठीक है। जिसकी वजह से उन्हें फिर से इस रुकना पड़ा और वो सोचे थे कि वो इसे 1 मंथ में ख़त्म कर लेंगे, पर ये 1 मंथ उनका 20 ईयर्स ले गया, ठीक है। हर चीज़ को सॉर्ट आउट करते करते इतनी लंबी जर्नी उन्होंने सेट कर ली। अब कैसे देखना है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 10,000 सिग्नेचर्स लिए लोगों के और एक बहुत बड़ा पिटीशन साइन किया। लोग कोर्ट को भेजा एक बहुत बड़ा पिटीशन जिसमें 10,000 लोगों के सिग्नेचर्स थे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अफ्रीकन लॉज के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इतना बड़ा पिटीशन भेजा और उसके बाद उन्होंने मीडिया की मदद ली, ठीक है। इवन ब्रिटिश मीडिया सपोर्टेड इंडियन। अब इसको देख के ब्रिटिश के जो लोग थे, मीडिया थे, वो भी उसको सपोर्ट करने लगे, किसको, बिग पिटीशन को। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो और स्टे करके इंडियंस की हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो वो थोड़े टाइम के लिए विज़िट किए थे इंडिया में और अपने फैमिली को भी लेकर आ गए थे, ठीक है। बट वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक प्लेग मतलब एक बीमारी थी वो ब्रोक हो गई थी। मतलब कि उनकी उस बीमारी की वहाँ पे फैला, मतलब वो बीमारी फैल गई थी वहाँ पे। तो वो तुरंत इंडिया चले गए। अरे इंडिया से चले गए मतलब, ठीक है। और जब वो इंडिया से जा रहे थे तो वहाँ पे सबसे पहले वो जब जा रहे थे ना तो उन्होंने एक मॉब अटैक फेस किया दुर्बन में। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर वो शिप से जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से पढ़ेंगे कि देखिए, ही वॉज ड्यू टू स्पीक इन कलकत्ता ऑल्सो बट बिफोर ही कुड अर्जेंटली टेलीग्राम फॉर द इंडियन कम्युनिटी इन नताल, ठीक है। उन्हें जब पता चला ऑब्लिक टू हिम टू कल टू स्टे एंड सेल फॉर दुर्बन। उनको बोला गया कि आप दुर्बन आ जाइए वे अपने फैमिली के साथ। तो वो जा रहे थे शिप से, ठीक है। शिप से जा रहे थे। ही वॉज पुट इन टू 5 days क्वारंटाइन। क्या हुआ, व्हेन द शिप रीच दुर्बन, जब वो दुर्बन गए तो वो 5 days क्वारंटीन में रखा गया क्योंकि वहाँ पे प्लेग वगैरह फैला हुआ था इसलिए। तो यूरोपियन कम्युनिटी जो थी वो मिसलीड की बाई अ गार्ब्ड वर्जन ऑफ गांधीज एक्टिविटी। उनको ना मतलब बहकाया गया कि ये बेकार हैं, इनके एक्टिविटीज़ बेकार हैं, ये सब इंडिया में
एंड बाई अ रूमर, एक रूमर था, मतलब सच्चाई नहीं है, रूमर था, दैट ही वॉज ब्रिंगिंग शिप लोड्स ऑफ इंडियन टू सेटल इन नाताल। ऐसा मतलब बोला गया कि वो इंडिया के शिप मतलब इंडिया की चीज़ों को यहाँ पे सेटल करने के लिए नताल लेके आ रहे थे। तो इसलिए दे वर एंग्री एंड थ्रेटन टू ड्रॉन ऑल द पैसेंजर्स। तो शिप रोक के बोला गया कि आप सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस समय फैमिली के लोगों को पहचाना नहीं गया, गांधी जी को कोई नहीं पहचाना। पर क्या हुआ कि बट व्हेन दी गांधी केम डाउन अ लिटिल लेटर, वो बाद में आए, उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई और उसके बाद एक मॉब ने उनके ऊपर अटैक किए, स्टोनिंग की, बीटिंग की, किकिंग की, ये सब चीज़ें उनके साथ हुई। और मतलब प्रोबेबली मार ही देते अगर वो बचते, मतलब बचाए थे नहीं। कौन बचाया था? एक इंग्लिश लेडी बचाई थी, जिन्होंने बाद में काफ़ी साथ दिया था गांधी जी का। अब उनका नाम आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कौन थी वो, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, गांधी जी बेसिकली बच गए। फिर भी उन्होंने वापस से उन्हें पनिश करना चाहिए था ना, ऐसे कोई होता तो वो डेफिनेटली करता, पर उन्होंने नहीं किया। तो वही चीज़ है यहाँ पर। पहली चीज़ हम समझ गए कि वो डिसाइड टू स्टे मोर टू इंडियंस, ठीक है। विजिट किए इंडिया में, प्लेग ब्रेक हो गया था तो वो रश बैक किए, दुर्बन में जाना था उनको। तो वहाँ पे जब गए तो एक मॉब ने उनके ऊपर अटैक किया, बट स्टिल उन्होंने उन्हें पनिश करने से मना किया। और उनके बाद उन्होंने 1901 में एक कांग्रेस को अटेंड किया था, ठीक है। कांग्रेस की कुछ बातें ये मतलब कि, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, गांधी विजिटेड इंडिया अगेन इन 1901 टू अटेंड द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हेल्थ द सेटिस्फैक्शन ऑफ सीइंग हिज रेजोल्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका अप्रूव्ड, ठीक है। He was however disappointed with Congress. He felt that Indian political talked too much but did little. क्या हुआ था कि वो कांग्रेस के जो मतलब इवेंट को अटेंड किए, ठीक है, थर्ड क्लास टू अंडरस्टैंडिंग पुअर पीपल प्रॉब्लम। उसके बाद उन्होंने थर्ड क्लास के जर्नी को ट्रैवल किया, ये जानने के लिए कि डेफिनेटली कि क्या थर्ड क्लास के पीपल बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हो, आफ्टर स्टेइंग फॉर फ्यू डेज, कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद ही वेंट टूर टू द इंडिया। वो बेसिकली इंडिया थोड़ा घूमने की कोशिश किए, जिसमें उन्होंने थर्ड क्लास की टिकट की, और ताकि वो खुद भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस ले सके और पुअर लोगों की डिफ़िकल्टीज़ को समझ सके, क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक वो लड़ेंगे कैसे, इसलिए। उसके बाद वो रिटर्न हो गए साउथ अफ्रीका में टू कंटिन्यू द स्ट्रगल एंड स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर द इंडियन ओपिनियन। उनका ना मानना ये था कि लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाएँ कैसे बेसिकली। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की मदद लेकर उसे समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक नई न्यूज़पेपर का मतलब स्टार्टिंग किया, द इंडियन ओपिनियन। अब इंस्पायर्ड, देखिए अब नेक्स्ट है, इंस्पायर्ड बाय गीता एडॉप्टेड एज सिलेबसी नॉन पोजेशन सिंपल लिविंग। फिर भी उनका जो लिविंग था हमेशा सिंपल ही रहा, वो हमेशा से उसको अडॉप्ट किए, क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, भगवत गीता हो गया, ये सब, बाइबल, ये सब। अब नेक्स्ट है, ये सब जो बुक्स पढ़ी थी ना, मैंने आपको बताया थे, उन्होंने तीन बुक्स पढ़ी, जिससे उनका एक इंट्रोडक्शन हुआ सत्याग्रह से, नॉन वायलेंस से, ठीक है, अगेंस्ट इनजस्टिस। तो यहाँ पे आप थोड़ा अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। तो उन्होंने ना मतलब जो बुक से क्या क्या सीखी, सत्याग्रह सीखा, नॉन वायलेंस सीखा, जो कि उन्होंने डेफिनेटली यूज़ भी की, ठीक है। और लोगों को कहा कि आप इस तरीके से चलिए, अगर आप उनकी सपोर्ट करते रहेंगे ब्रिटिशर्स की, तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने खुद ये चीज़ सिखाई, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ चल रही थी, आप देख सकते हो 1907 में गांधी एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियन स्ट्रगल विद द ब्लैक एक्ट। ये एक ब्लैक एक्ट था ऑफ जनरल स्म्यूट्स, जिसने मतलब ये लॉन्च किया था ब्लैक एक्ट, जिसमें वो बेसिकली क्या है ना, मतलब वो बोलते थे कि ये काले लोग हैं और हम गोरे हैं, तो ये सब निचले दर्जे के लोग हैं और हम ऊपर क्लास हैं, तो उनके राइट्स नहीं हैं और हमारे राइट्स हैं, तो ऐसे चीज़ें होती थी। तो इसके अगेंस्ट उनको लड़ना था, तो उन्होंने इसका सपोर्ट लिया, सत्याग्रह का, ठीक है। तो बस हो गया, लगभग थोड़ा सा ख़त्म होने वाला। उसके बाद आप देख सकते हो सत्याग्रह विच वॉज गांधीज फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, प्रोटेस्ट स्प्रेड रैपिडली, धीरे ये लोगों में फैल गया, और जनवरी 1914 में एक एग्रीमेंट पास हो गया, जिसमें गांधी और स्म्यूट्स के बीच में डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। और इन 1914 ऑन गोखले's रिक्वेस्ट गांधी सेल टू इंडिया, और वो गांधी जी 1914 में इंडिया वापस आ गए। फाइनली डिमांड्स वर एक्सेप्टेड एंड ग्रांटेड दी
राइट्स। ठीक है, उस समय जो प्रोसेस था बीच का सत्याग्रह वाला, उसमें वो कई बार जेल भी गए, लोग बहुत सारे गए, वो भी गए, बट स्टिल उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। ठीक है, वो इस पैराग्राफ में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट लगभग आपने पढ़ ही लिया। अब थोड़ा सा हमें लास्ट पढ़ना है स्ट्रगल इन इंडिया, जिसमें हम खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, साइमन कमीशन, राउंड टेबल, क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्रीडम पार्टीशन, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये लास्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। ओके, तो इसका जो अभी हमने साउथ अफ्रीका का किया, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, गांधी स्ट्रगल ऑफ राइट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप थोड़ा मोड़ा लिख सकते हो, 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली लिख सकते हो। अब जल्दी से हम लास्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं थोड़ा मिस कर गई यहाँ पर कि वो ना चाइल्ड मैरिज के खिलाफ क्यों थे। बेसिकली क्या, उनका खुद का चाइल्ड मैरिज हुआ था 13 एज में, मतलब वो जब एज 13 में थे तब उनका मैरिज हो गया था कस्तूरबाई से। ठीक है, कस्तूरबा बाई। तो बेसिकली मैरिज होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं वो संभाल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस की उसमें, इसलिए उनको ये जो चाइल्ड मैरिज है इससे नफरत हो गई थी और इसके वो अगेंस्ट हमेशा से थे, इसलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रगल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो आप कुछ शॉर्ट नोट्स में डेफिनेटली पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछेगा। तो समझना है पहले कि वो जब इंडिया आया ना 1915 में आए। ठीक है, तो अब स्ट्रगल तो वहाँ पे 1914 तक हो गया था, तो उनको क्या था ना, सोचे कि एक साल थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए ये लॉ वगैरह से। 21 साल एक ही क्या बोलते हैं स्ट्रगल, एक ही केस के पीछे लगे रहे, और उसमें उनका 21 ईयर्स निकल गया। तो इसीलिए वो सोचे कि थोड़ा 1 ईयर का ब्रेक लेना है और पूरी इंडिया को पहले समझेंगे कि वहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो हर चीज़ को स्टडी करना चाहते थे एक साल के अंदर। तो वो इंडिया आए, केम बैक टू इंडिया, उन्होंने साबरमती ढूंढी, सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में। ठीक है, सबसे पहला स्पीच उन्होंने BHU में दिया था। यस, BHU में उन्होंने सबसे पहला स्पीच दिया था 1916 में, जो कि बहुत अच्छा स्पीच रहा, जिसमें लोग उनको सबसे पहले जाने, मतलब वहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई। कहाँ से? इस स्पीच से लोग उन्हें जानने लगे। उसके बाद उन्होंने अगले साल ही चंपारण में 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया, क्योंकि जब उनको पता चला कि वहाँ के कुछ फार्मर्स हैं जो इंडिगो प्लांटेशन कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये होती कि प्लांटेशन करने के बाद उनका जो ज़मीन था, जितना, जैसे ये 4 हिस्सा लगा है, तो मतलब कि सपोज़ इतना, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा, इतना हिस्सा उनको 50% ऑफ द लैंड सपोज। ठीक है, तो ये लैंड है तो इसका 15% उन्हें इंडिगो उगाना था, और इंडिगो उगाने के बाद उनका जो लैंड है वो बंजर हो जाता है। तो प्रॉब्लम फार्मर्स को बहुत हो रही थी, और कोई भी फार्मर नहीं चाहेगा कि उसकी लैंड बंजर बने। ठीक है, क्योंकि एक बार ग्रो करने के बाद वो कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम है डेफिनेटली है प्रॉब्लम। तो इस पे वो लड़े, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए लड़े, जिनका बेसिकली वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, मतलब वो प्रॉब्लम थी उनके अंदर, बट वेजेस, मतलब वो काम करा रहे थे, बस काम करा रहे थे। और जो दूसरे साइड थी उनका वॉर भी चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था साइड में। तो ब्रिटिशर्स क्या है, इनको पैसे नहीं दे रहे थे, तो मतलब ये कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, वेजेस नहीं दे रहे थे और एक्स्ट्रा काम करा रहे थे। इस पर उन्होंने स्ट्राइक किया। ठीक है, कुछ परसेंट बढ़ाया। तो आगे देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह क्या 1918 में हुआ, जिसमें पीसेंट्स वर अनेबल टू पे द टैक्स ड्यू टू फेमाइन। बेसिकली उनको टैक्स भरने को कहा गया था, बट वहाँ पर फेमाइन इतनी थी, खाने पीने की कमी इतनी थी, उनकी खुद की भी, मतलब जो खाने पीने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा था, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। ठीक है, फेमाइन आ गया था, तो बट फिर भी उनको टैक्स देने पड़ते थे, तो बहुत से लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब स्टार्ट किया सत्याग्रह। गांधी जी लेड नो टैक्स मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की, और गवर्नमेंट को बोला कि टैक्स को हटाने को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने की। अब नेक्स्ट है, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट पोस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए क्या, गांधी हैड एग्री टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स। बेसिकली ब्रिटिशर्स चाहते थे ना कि सारे इंडियंस जो हैं, इंडियन के जो मैन हैं वो सपोर्ट करें उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वॉर में, बट वो क्यों करेंगे, क्यों, हमारा तो वॉर है ही नहीं, तो तुम्हारे वॉर में क्यों सपोर्ट करें। तो वही चीज़ है कि गांधी ने एग्री किया कि ठीक है चलो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट तुम एक प्रॉमिस दो कि तुम इंडिया को छोड़ दोगे वॉर ख़त्म होते ही। तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। देखो यहाँ पर लिखा है,
ये बोल रहे हैं गांधी जी कि तुम छोड़ दो, आफ्टर वॉर हम खुद सपोर्ट करेंगे, पर फिर भी ये लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर बेसिकली फिर गांधी रियलाइज फिर गांधी ने फिर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की। वो जान गए थे कि हिंदू मुस्लिम का जो फाइट है ना बीच में, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते रहेंगे, तब तक रूल करेंगे। फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई, जिसमें गांधी ने कहा कि सभी लोगों को मतलब मना कर दिया कि तुम लोग सपोर्ट मत करो किसको, ब्रिटिशर्स को, उनके कामों को मत सपोर्ट करो, वो जो कहते हैं मत करो, मत करो, देखते क्या करेंगे। ठीक है, उस समय बेसिकली क्या हुआ, ये सब चीज़ें चली और एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था पंजाब में। ठीक है, अब बेसिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखिए, गांधी जी बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स सक्सीड इन रूलिंग ओवर इंडिया। जो बताया मैंने आपको कि वो इंडिया को रूल क्यों करते थे, क्योंकि हमारे अंदर कॉपरेशन नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसमें वो रूल कर ले रहे हैं हम पे। तो ही वॉन्ट द ब्रिटिशर्स नॉट टू पास द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को ना ही पास किया जाए, उन्होंने ऐसा बहुत बार कहा। बट दे डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स एंड पास द एक्ट, बट स्टिल उन्होंने एक्ट को पास किया। फिर जब एक्ट पास किया तो एक्ट था क्या, जिसमें कोई फ्रीडम नहीं है, लोगों को अरेस्ट कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, ये सब चीज़ें लॉन्च हो चुकी थी। गांधी जी प्रोटेस्ट किए बट स्टिल वो नहीं सुने। वहाँ पर ना पंजाब में, ठीक है, उस एरिया में क्या था कि एक गैदरिंग हुई थी जिसमें बेसिकली कुछ लोग मिलके ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें अमृतसर में ना, जैसे मतलब कुछ लोग मिलकर डिसाइड करते कि हमें वहाँ पर जो है मतलब इनकी नहीं सुननी है, ब्रिटिशर्स की नहीं सुननी है, वहाँ पे ये जो रॉलेट एक्ट चल रही है हम इसके खिलाफ़ करेंगे। मतलब कुछ लोग कर रहे थे पर पूरी गैदरिंग नहीं कर रही थी वहाँ पर। तो फिर भी जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा वो था, मतलब ग्रुप बन गया था। तो वहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है, पहले तो बोला गया था कि कोई फ्रीडम नहीं है, ग्रुप नहीं बनानी, अरेस्ट हो जाओगे बिना ट्रायल के, ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी। तो वहाँ का एक सन की इंसान था जनरल डायर, उसने क्या देखा कि वहाँ पे क्राउड है, ठीक है, बस उसका दिमाग सनक गया। अब जनरल डायर को दिख गया कि वहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग है और साथ में रॉलेट एक्ट के साथ एक मार्शल लॉ भी इम्पोज किया गया था, जिसमें पंजाब में लोगों को बोला गया था कि गैदरिंग नहीं करनी है। तो उसने गुस्से में आकर सिंपली वहाँ पे लोगों पर गोलियाँ बरसा दी और सभी लोग मारे गए। ठीक है, ये स्टोरी आप ऑलरेडी जानते हो, अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, जिसमें 1920 से लेकर 22 तक चला, जिसमें गांधी जी ने कहा अर्ज पीपल टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स स्कूल्स एंड कोर्ट्स। उन्होंने पहले तो मना किया था उनकी बातों को सुनने से, बट अब उनके कामों को करने से भी सीधा मना कर दिया। उनके चीज़ों को मत पहनो, उनकी चीज़ों को मत खाओ, जो सामान आते थे उन्हें मत लो, उनकी चीज़ों को बिल्कुल लेना ही नहीं है, उनके स्कूल्स में नहीं जाना पढ़ने, उनके कोर्ट्स में नहीं जाना है लड़ने, कुछ भी नहीं करना, मतलब उनकी कोई भी चीज़ें रहेगी हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना है। ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ और लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसको एक्सेप्ट किए और ये बहुत पॉपुलर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक ग्रुप ने मतलब लड़ाई कर ली थी पुलिसमैन के साथ। पुलिसमैन कौन थे, वही ब्रिटिशर्स के थे। लड़ाई कर ली और एक पुलिसमैन मारा गया। वहाँ पर जब मारा गया तो बहुत दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे ना गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर से स्टार्ट किया। पहले बंद कर दिए थे, फिर से इन्होंने स्टॉप किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, पहले चला रखे थे जिसकी वजह से लोग मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा हो गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी को मरना नहीं चाहिए था, वो उनका मकसद किसी को मारना नहीं है, बिना मारे ही चीज़ों को हल करना था। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने इसको बंद कर दिया और उसके बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए और जेल गए, क्योंकि लोगों को पता था कि ये लोग किसके इन्फ्लुएंस पे कर रहे हैं, गांधी जी के, ऐसा वो सोचते थे इसलिए, बट ऐसा था नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि उस टाइम पे 5 साल के बाद 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्या था कि उसने कहा कि बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जिसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, उसमें ना बस प्रोटेस्ट, बेसिकली कोई इंडियन मेंबर नहीं था तो लोग उस बात को सुनने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, सर जॉन साइमन आए थे। A British appointment, Sir John Simon as the head of the new Constitution Reform Commission, which was probably known as the Simon Commission. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने डिमांड की पूर्ण स्वराज मिलेगा। ठीक है, बट हमें अब मतलब बेसिकली क्या था कि उनके कुछ डिमांड थे जो लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे।
तो उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? क्योंकि उनके ग्रुप में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। अब इंडियन मेंबर नहीं था तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि देयर वर नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर इन द कमीशन एंड एजेंटेड बाय दिस गांधी पास्ट रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन उन्होंने पास की कलकत्ता कांग्रेस को, जिन्होंने डिमांड की पूर्ण स्वराज की, क्योंकि वो तो जेल में थे तो वो कैसे बोलेंगे, इसलिए उन्होंने एक लेटर से एक डिमांड को मतलब पहुंचाया कांग्रेस के पास, और कांग्रेस ने उसे समझ के फिर उनके पास बोला साइमन कमीशन को कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए 1929 में। 26 जन 1930 में इंडिया ने फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ठीक। अब आगे बात करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गांधी जी भी बैठे थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मतलब कि सारे रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही थी। इसमें गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसमें अक्सर ब्रिटिशर्स का होता है, इसलिए इसे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें तो डिस्कस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्यूचर, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसा रहेगा। इसमें गांधी जी भी थे। गांधी जी बेसिकली वहाँ पर गए, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह इधर ही हुआ है ना, हाँ इससे पहले हुआ, इससे पहले हम सॉल्ट सत्याग्रह पे पढ़ लेते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था 1930 में, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस हो गया तो उस समय ब्रिटिश ने टैक्स वगैरह भी, इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इंडिया ने क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्स सॉल्ट पे भी लगा दी, ठीक है। जिसकी वजह से गांधी जी ने इस पर गुस्सा होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक सॉल्ट मार्च कराया। सॉल्ट मार्च आप जानते ही हो, सॉल्ट बनाया खुद से, ठीक है। तो फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, वो अहमदाबाद से दांडी पूरा वॉक किए, कई लोग उनका सपोर्ट किए और उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। सॉल्ट लॉ क्या था कि खुद से सॉल्ट नहीं बनाना है, ब्रिटिशर्स जो सॉल्ट बनाएंगे वही इस्तेमाल करना है। पर इनके हिसाब से अब हम कर रहे थे मतलब बॉयकॉट कर रहे थे ना, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, इसीलिए हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। ओके, ये चीज़ हो गई। और ये बहुत एक ह्यूज सक्सेस था जो कि गांधी इरविन पैक्ट को मतलब लॉन्च किया। अब ये गांधी इरविन पैक्ट इसके बाद हुआ, उसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी कैसे, इस बारे में डिस्कशन चल रही थी, ठीक। तो डिस्कशन वगैरह चल रही थी जिसमें क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे गांधी का जो मोटिव था वो ये था कि लोग पूरे नेशन को लेके डिस्कस करें, मतलब वो चाहते थे ना कि पूरा नेशन मतलब इस पर डिस्कस करे। और दे इन्वाइटेड मैनी रिलीजियस लीडर्स लाइक BR अम्बेडकर टू रिप्रेजेंट द अनटचेबल्स, ठीक है। अब तक देखो क्या है ना, फ्रीडम नहीं मिला है, बट हमें पता चल गया था कि फ्रीडम जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात हो चुकी थी पहले ही कि पूर्ण स्वराज, हमें पूरा स्वराज चाहिए 29 तक, ठीक है। तो किसी तरह उन्होंने 30 तक पहले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया, बट इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिली। बस बेसिकली ये था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, ठीक है। आप तो खुद ही जानते हो हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, बताइए, आप लोग कमेंट्स करेंगे कब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को। तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले क्या हुआ था कि गांधी जी का जो है मतलब मोटिव ये था कि पूरे नेशन के बारे में बात किया जाए, बट ये खाली रिलीजियस लीडर पे लटके हुए थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रॉमिस दैट मेनी राइट्स टू वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स एज वेल एज द अनटचेबल्स, सबके राइट्स को देखा जाएगा। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो खाली खुद के ही, गांधी को बोले थे कि तुम अपने ही मतलब मोटिव के बारे में बताओ, पूरे नेशन मतलब पूरे इंडिया को मत इंक्लूड करो, बट फिर भी उन्होंने पूरी इंडिया को लेकर बोलना चाहा, ठीक है। तो उन्हें बाद में वहाँ से क्या है कि दिक्कत कर रहे थे, वो दिक्कत नहीं कर रहे थे बट उनके लिए दिक्कत थे, ब्रिटिशर्स के लिए। तो फ्यूरिंग दिस मूव वो डिवाइड इंडिया फर्दर, वो जानते थे कि ये सब चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं बस बोलने के नाम पे कि हाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हम सबके लिए भला कर रहे हैं, रिलीजियस के हिसाब से करेंगे चीज़ों को, ये सब मतलब वो चाहते थे कि रिलीजियस के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड किया जाए। बट ये गांधी जी जो सोचे थे कि पूरी नेशन एक साथ चलनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही थी। और ये जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी इंडिया जो है डिवाइड हो जाएगी, तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, वो प्रोटेस्ट किए। और उसके बाद फिर एक और सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ भी उन्होंने अनदर सत्याग्रह किया जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद वो देखो यहाँ पे लिखा है कि लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ये जो नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट था ये 42 में, हमारा इंडिपेंडेंस 47 में हुआ, उससे 5 साल पहले ही एक क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मतलब
वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हम लोग बोलने लगे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर से वो लोग इंडिया के कुछ लोगों को ले जाने लगे, तो हम लोग उनके अगेंस्ट, उस समय तो लोग के अंदर बहुत थोड़ी पावर आ गई थी बोलने की, तो लोगों ने बोला, मना किया, हम नहीं करेंगे। और गांधी जी ने एक स्लोगन किया, डू और डाई। उसके बाद फिर से उनको अरेस्ट किया गया, मतलब काफ़ी बार अरेस्ट हुए हैं बट फिर भी हिम्मत नहीं हारे। ठीक है, ओके, तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ कि फ्रीडम एंड पार्टीशन। इसके अंदर आप बता सकते हो कि कैबिनेट मिशन प्लान हुई थी जिसमें इवेंचुअली लीड टू इंडिपेंडेंस। एक कैबिनेट मिशन प्लान हुई थी जिसके अंदर डिस्कशन हुआ था, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को बनाया जाएगा, हर चीज़। इंडिपेंडेंस होगी तो फ्रीडम, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे द इंडिपेंडेंस कम पार्टीशन प्रपोज ऑफर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इन 1946 एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस डिस्पाइट बीइंग एडवाइज अदर्स बाय द महात्मा गांधी। सरदार पटेल कन्विंस्ड गांधी दैट इट वाज द ओनली वे टू अवॉइड द सिविल वॉर। कैबिनेट मिशन प्लान का बेसिकली मकसद ये था कि इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को सेपरेट कर दिया जाए, तब हम इंडिपेंडेंस आपको देंगे। बट वो कई बार, गांधी जी कई बार इस पर प्रोटेस्ट किए और हमेशा फोकस किए कि सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम मिल कर काम करें। एंड ही लॉन्च हिज लास्ट फास्ट अनटू डेथ इन दिल्ली। एंड मतलब कि कई बार उन्होंने फास्टिंग भी की थी ना। बट आई एन आस्क पीपल टू सपोर्ट द कम्युनल वायलेंस। ये जो वायलेंस हो रही थी जिसमें बेसिकली उनको दिख रहा था कि अगर पार्टीशन हुआ तो 2 हिस्से बढ़ जाएंगे, इंडिया के 2 हिस्से हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस मिलेगी उसके बाद भी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा हो गया था। फिर भी तो अब इसको कहते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, फ्रीडम मिली। बट इंडिया का पार्टीशन इस कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से हुआ था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान में सेपरेट हो गया। ठीक है, अब बहुत से लोगों को ये लगा कि गांधी जी के वजह से ऐसा हुआ, इसलिए उनकी असैसिनेशन हुई थी नाथूराम गोडसे के थ्रू। ठीक है, जैन 1998 और 30 जैन 1998 में। और उसके बाद ब्लेम ये दिया गया कि वो सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम को और पार्टीशन को। इस पे क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादातर आपको 2 टाइप के ज़्यादा दिखेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिखा है इस बार 2024 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट दिखा है। ठीक है, साइमन कमीशन एंड सॉल्ट सत्याग्रह भी दिखा। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगी कि इस टाइप के टॉपिक्स भी पूछ सकता है। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है इसमें, तो ये पूछ सकता है आपको 20 मार्क में भी पूछ सकता है और 10 मार्क में भी पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये चैप्टर समझ आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। जिसमें हम सीखेंगे गांधीज कंसेप्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव मॉडर्निटी। ये जो चीज़ें मॉडर्न सिविलाइजेशन और ये जो अल्टरनेटिव मॉडर्निटी हुई है इंडिया में, लोग मतलब मॉडर्न बन रहे हैं, ये मॉडर्न बेसिकली बन नहीं रहे, गुलाम बन रहे हैं। तो ये चीज़ उनकी थॉट्स हैं जो हम सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ सीखे हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।